आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। आज की क्लास में हम हिंदी उपन्यास को आगे पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में जो है हमने पढ़ लिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। ठीक है, यहाँ तक जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आप सभी जानते हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से जो है मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज कंटेंट भी पढ़ाती हूँ और उसी से संबंधित नेक्स्ट डे जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मैं सॉल्व कराती हूँ। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। आप लोग भी ऐसे ही पढ़िए, कंटेंट पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करिए। उससे जो है आपके क्वेश्चन पे जो है बहुत अच्छी मजबूत पकड़ बन जाएगी। क्वेश्चन को आप झट से जो है आप ऑप्शन में देखते ही पहचान लेंगे कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तो क्लास में बनी रहेगा, क्लास को ज़रूर देखिएगा। कंटेंट क्लास है ये, नेक्स्ट डे जो है इसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर को हम सॉल्व करेंगे। कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगी पूरे उपन्यास में, जो यहाँ पे सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक में जो दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भी आपको ट्रिक के माध्यम से ही मैं बताऊंगी, कुछ ट्रिक है, आप लोग सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बाकी आप खुद के ट्रिक अगर बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन ट्रिक को आप लिख के रखिएगा। कभी कभी होता है कि ट्रिक भूल जाता है तो सारे उपन्यास जो है आपका वो भी मिस हो जाएगा। तो आप लोग ट्रिक को लिख के रखा करिए और याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम देखेंगे सनैयालाल ओझा के महत्वपूर्ण उपन्यास। ठीक है, सनैयालाल ओझा के जो उपन्यास है यहाँ पे संपर्क और समर्पण, मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत, सर्वनाम, सार्वभौमी और कसौटी। ठीक है, 7 उपन्यास हैं यहाँ पे सनैयालाल ओझा के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे आप सबसे पहले सनैयालाल ओझा। ठीक है, सनैयालाल ओझा का नाम आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो है कुछ भी हम याद करते हैं, नाटक, उपन्यास, कहानी, तो सबसे पहले राइटर का नाम हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, सनैयालाल ओझा कहते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य संपर्क और समर्पण, मनुष्य का मूल्य, सनैयालाल ओझा कहते हैं जो मनुष्य का मूल्य है वो संपर्क और समर्पण के लिए होता है। ठीक है, मनुष्य का जो मूल्य होता है वो संपर्क और समर्पण के लिए होता है, नहीं तो वह मकड़ी के जाल में फंसता जाता है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद करिएगा। सनैयालाल ओझा कहते हैं मनुष्य का मूल्य जो है संपर्क और समर्पण है, नहीं तो वो मकड़ी के जाल में फंसता जाता है सिंधु सीमांत पर। ठीक है, उसके बाद जो है सिंधु सीमांत पर जाकर वो क्या बोलता है, सर्वनाम, समभवामी, कसौटी। ठीक है, इस तरह इसको जोड़ करके आप लोग ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी नहीं भी ट्रिक अगर बनता है इसमें तो ऐसे भी आप लोग याद रखिए, ज़्यादा नहीं है, आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सर्वनाम का विषय वस्तु है बंगाल की नक्सलवाड़ी आंदोलन एवं आर्य अनार्य पर आधारित है। समभवामी का है हड़प्पा संस्कृति एवं देव सभ्यता पर केंद्रित उपन्यास है ये। प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रकाशन वर्ष देखेंगे। संपर्क और समर्पण का है 1950, सिंधु सीमांत का है 1967, सर्वनाम का है 76, सार्वभौमी का है 1983, कसौटी का है 2000। ठीक है, अब हम आएंगे कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू। ठीक है, कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू का देखेंगे। कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू जो है रास्ते में जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, कृष्णचंद्र शर्मा जो भिक्खू हैं, भिक्खू से आप याद रखेंगे कि भिक्षा मांगते हुए जो है जाते हैं। तो वो देखते हैं कि आदमी का बच्चा, यानी एक आदमी का बच्चा जो है संक्रांति के दिन भंवर जाल में फंस जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू जो है भिक्षा मांगते हुए जाते हैं, देखते हैं रास्ते में कि आदमी का बच्चा जो है संक्रांति के दिन भंवर जाल में फंस जाता है। वहीं पे उसमें जो है नागफनी होता है। ठीक है, वहीं पे जो है नागफनी होता है। आदमी का बच्चा संक्रांति के दिन भंवर जाल में फंस जाता है नागफनी में। ठीक है, नागफनी में, ऐसे ध्यान रखिएगा। वहीं पे सोम देवता का घाटी होता है, जहाँ पे बच्चा फंसा होता है आदमी का बच्चा, वहीं पे सोम घाटी का देवता होता है। वो सोम घाटी कैसा दिखता है, सोने के मृग जैसा। सोम देवता की घाटी कैसे दिखता है, सोने के मृग जैसा। ठीक है, तो सोने के मृग जैसा दिखता है। तो उसको कृष्णचंद्र शर्मा जो होते हैं उनको देख के वो कहते हैं हाथ जोड़ के, महाश्रमण सुने हैं अगस्तंता में रेवती लाल ढांग पर मौत की सराय है।
ठीक है। कहते हैं महाश्रवण सुने हैं अगस्त संतका में रेवती लाल ढंग पर मौत की सराय है और वहीं पे एक योग माया रहती है और हमेशा बोलती रहती है यह एक और ययात। क्या बोलती है? एक और ययात। तो जो है सोने का जो मृग रहता है, यहाँ पे जो सोने का मृग जो है वो कहता है एक्त यात्रा यहाँ वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जो है एक्त यात्रा दुर्वा पर चंदन बल की आग है तथापि, उसको आशीर्वाद दे देता है। ठीक है ना। ऐसे आप लोग रिपीट करके एक बार सुन लीजिएगा दोबारा, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कृष्णचंद शर्मा भिक्खू का। ठीक है। अब हम आएंगे, यहाँ पे है शिव प्रसाद मिश्र। यहाँ पे होगा शिव प्रसाद मिश्र होगा यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे प्रसाद होगा। ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे शिव प्रसाद मिश्र रुद्र केशिकाय। ठीक है। पूरा नाम है काशिकेय। ठीक है ना। पूरा नाम है ये शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिकेय। ये गेंद नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। इनके 2 ही उपन्यास हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। बहती गंगा। ठीक है। यहाँ पे बहती गंगा। दूसरा है सचितात। 2 ही है इनका, आप लोग ध्यान रखिएगा। बहती गंगा का विषय वस्तु है काशी के जीवन और संस्कृति का जीवंत संवेदनात्मक चित्रण है उस उपन्यास में। सचितात में प्रयोगवादी शिल्प प्रधान उपन्यास है। ठीक है। अब हम देखेंगे शिव प्रसाद सिंह का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे शिव प्रसाद सिंह का। ठीक है। देखिए ध्यान रखेंगे शिव प्रसाद सिंह को। ठीक है। वहाँ पे क्या नाम था? सचितात। और बहती गंगा किसका था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिकेय। ठीक है ना। ये पूरा नाम है। काशिकेय उपनाम अगर पूछा जाता है कि किसका है तो आप लोग ध्यान रखिएगा शिव प्रसाद मिश्र का। ठीक है। और यहाँ पे जो है शिव प्रसाद सिंह है, नाम आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो। ओके। देखिए शिव प्रसाद सिंह के अलग कहते हैं अलग अलग बैतरणी हैं। ठीक है ना। शिव प्रसाद सिंह जो है कहीं जाते हैं, अलग अलग बैतरणी को पार करते हुए कहीं जाते हैं। ठीक है। अलग अलग बैतरणी को पार करते हुए जाते हैं तो वहाँ पे जो है देखते हैं पार कर लिए, जैसे ही बैतरणी पार करते हैं तो वहाँ पे जो है गली आगे मुड़ती है। ठीक है। गली आगे मुड़ती है, वहाँ पे देखते हैं गली के सामने जो है नीला चांद है। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं शिव प्रसाद सिंह जो है अलग अलग बैतरणी को पार करते हुए जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो गली जो है आगे मुड़ती है। उसके बाद जो वहीं पे नीला चांद है, नीला चांद को देखते रहते हैं तो वहीं पे जो है शैलूष की औरत मंजूसिमा आ जाती है। एक ही साथ याद करिएगा इसको। ठीक है। अलग अलग बैतरणी पार करते हुए जाते हैं, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद दिखता है, नीला चांद देख रहे हैं तब तक वहीं पे शैलूष की औरत मंजूसिमा आ जाती है। ठीक है। ऐसे ही तीनों इकट्ठे याद करिएगा। शैलूष की औरत मंजूसिमा आ जाती है। वो इनको देख के कहती है, मंजूसिमा जो है कहती है कुहरे में युद्ध है। ठीक है। मंजूसिमा कहती है कुहरे में युद्ध है, दिल्ली दूर है वैश्वानर। ठीक है। मंजूसिमा इनसे कहती है कुहरे में युद्ध है, दिल्ली दूर है अभी वैश्वानर। ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। इसकी विषय वस्तु आप लोग देख लीजिएगा। विषय वस्तु को जो है मैं सब यहाँ पे पढ़ाती चलूँगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को जो है ट्रिक के माध्यम से उपन्यास को याद कराऊँ। ठीक है। तो आप लोग जो है इसको मिस मत करिएगा, आप लोग अपने तरफ से ज़रूर देख लीजिएगा। आपके पास बुक है तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आनंद प्रकाश जैन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। आनंद प्रकाश जैन जो है महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनका है तीसरा नेत्र, कठपुतली की धागे, कुड़ाल की आंखें, आठवीं भंवर, तांबे के पैसे। आप याद रखिएगा आनंद प्रकाश जैन जो है आनंद में है, बिल्कुल आनंद में होते हुए अपने तीसरे नेत्र से देखते हैं तो जो है कठपुतली के धागे इनको दिखते हैं। क्या दिखता है तीसरे नेत्र से? आनंद प्रकाश जैन को क्या दिखता है बताएंगे आप लोग। तीसरे नेत्र से इनको क्या दिखता है? कठपुतली के धागे। ठीक है। कठपुतली के धागे जो है कहाँ पे हैं? कुड़ाल की आँखों में। कठपुतली के धागे कहाँ हैं? कुड़ाल की आँखों में। कुड़ाल की आँखें जो हैं आठवीं भंवर को देख करके कहती है कि उसमें जो है आठवीं भंवर में क्या है? तांबे के पैसे हैं। ठीक है। इससे ध्यान रखिएगा। प्रकाशन में देखिए 57
59, 67, 69 और 71। कठपुतली धागे का विषय वस्तु है अवध के नवाबों एवं उनकी नवाबी ठाट का चित्रण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विषय वस्तु को ध्यान रखिएगा। आजकल क्वेश्चन जो है कठिन क्वेश्चन आएगा, या भूल जाइए कि आसान क्वेश्चन जो है अब पेपरों में आएगा, ठीक है। चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, अपर प्राइमरी हो, अपर मिडिल हो, या हायर एजुकेशन, किसी से भी संबंधित अगर आपका पेपर हो रहा है हिंदी से संबंधित या किसी और से भी किसी और विषय से भी, तो आप लोग ये भूल जाइए कि पेपर जो है आपका आसान आएगा, पेपर जो है कठिन आने वाला है, ठीक है ना। तो विषय वस्तु किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, मेरे कहने का मतलब बस यही है, ठीक है। कुड़ाल की आंखें जो है यहाँ पे देखेंगे, कुड़ाल की आंखें का विषय वस्तु क्या है? अशोककालीन इतिहास की वास्तविकताओं का चित्रण है। 8वीं भर में क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गोसाई परिवार की कथा है, ठीक है ना। अब यहाँ से पूछ सकता है ना, 4 ऑप्शन दे देगा। अनंत प्रकाश जैन का वो कौन सा उपन्यास है जिसकी विषय वस्तु है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक गोसाई परिवार की कथा है, ठीक है। यहाँ पे दे देगा कुड़ाल की आंखें, 8वीं भर, तांबे के पैसे, कुड़ाल के, कठपुतली के धागे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 8वीं भंवर। अब हम चलेंगे इकबाल बहादुर देवसरे मध्यकालीन इतिहास को। इकबाल बहादुर देवसरे ने मध्यकालीन इतिहास को अपने उपन्यासों का विषय बनाया है, ठीक है ना। इनके जो हैं सारे उपन्यास जो है मध्यकालीन इतिहास से संबंधित हैं, ठीक है। इकबाल बहादुर देवसरे जो है नालंदा जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का आप लोगों ने नाम सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं ओरछा की नर्तकी मस्तानी घूम रही है वहाँ पे। नालंदा विश्वविद्यालय में जाते हैं, विश्वविद्यालय मैं जोड़ रही हूँ बस, नालंदा आप लोग ध्यान रखेंगे। नालंदा में जाते हैं, वहाँ देखते हैं ओरछा की नर्तकी जो है मस्तानी घूम रही है बेगम हजरत महल के साथ। फिर जब इनको देखती है इकबाल बहादुर देवसरे को, तो कहती है जाने आलम नवाबे मुल्क में तानसेन आए हैं गुलफाम मंजिल में, ठीक है। कहती है जाने आलम नवाबे मुल्क में तानसेन आए हैं गुलफाम मंजिल में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रकाशन वर्ष आप लोग देख लीजिएगा 69, 70, 72, 73, 74, 78, 80, ठीक है। ऐसे याद करिएगा। अब देखेंगे राजीव सक्सेना के उपन्यास यहाँ पे पड़ी पुत्री सोमा और रमैनी, ठीक है। पड़ी पुत्री सोमा और रमैनी, ये 2 ही उपन्यास हैं इनके, ध्यान रखिएगा। 1972 और रमैनी जो है 2000 में है। पड़ी पुत्री सोमा का जो विषय वस्तु है आर्यों अनार्यों के संघर्ष का चित्रण है इसमें। रमैनी सन 1957 की क्रांति पर लिखा गया है, ठीक है। सन 1957 की क्रांति पे जो है उपन्यास लिखा गया है। कौन सा? रमैनी। किसका उपन्यास है? राजीव सक्सेना का। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब देखेंगे हम नरेंद्र कोहली का हिंदी उपन्यास, ठीक है। इनको जो है नरेंद्र कोहली हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं, ठीक है। देखिए इनका उपन्यास है आतंक और साथ सहा गया दुख। 2 ही उपन्यास हैं इनके, नहीं 2 ही नहीं है, और भी होंगे नीचे, है ना, ठीक है। देखिए इनको ऐसे याद आप करेंगे, नरेंद्र कोहली, ठीक है। नरेंद्र कोहली जो है, आप लोग क्रिकेटर जो हैं कोहली, उनको ध्यान रखेंगे। नरेंद्र कोहली क्रिकेट में जो है वो हार जाते हैं तो आतंक छा जाता है, ठीक है। आतंक छा जाता है कि भाई नरेंद्र कोहली हार गए। अब साथ सहा गया दुख जो है, अब जो सबको जो है बहुत दुख होता है, साथ सहा गया दुख किसी को सहा नहीं जाता है, ठीक है। फिर जो है अभ्युदय होता है, अभ्युदय नहीं दोबारा सुबह होती है। अभ्युदय होता है कितने? 2 खंडों में। अभ्युदय कितने कब होता है? 2 खंडों में होता है। 2 खंडों में होता है। फिर लोग जो है महासमर लोग फिर सोचते हैं कि भाई नरेंद्र कोहली अब फिर से खेलेंगे। महासमर भीड़ लग जाती है कितने में? 8 खंड में, ठीक है, 8 खंड में। उसके बाद जो है सब लोग कहते हैं अभिज्ञान का तोड़ो कारा तोड़ो, ठीक है, 2 भाग में। ऐसे रिपीट करके आप सुनिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छे से याद हो जाता है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नरेंद्र कोहली का है जो आतंक है, साथ सहा गया दुख। अभ्युदय जो है, अभ्युदय शीर्षक 2 खंडों में है, ठीक है। महासमर जो है 8 खंडों में है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अभिज्ञान यहाँ पे, फिर यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे अभ्युदय का, ठीक है।
अभ्युदय का जो है 2 खंडों में है। पहले यहाँ पे देखेंगे दीक्षा, अवसर, बंधन, अधिकार, कर्म और धर्म, ठीक है ना। ये पहला खंड हो गया। दूसरा है उसके बाद, नहीं सॉरी ऐसे है इसका, है ना। दीक्षा संघर्ष की ओर, अवसर युद्ध, कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे, 1 मिनट आप लोग रुकिए। नहीं ठीक है सॉरी। अभ्युदय जो है 2 खंडों में है। पहला है दीक्षा, अवसर, तीसरा है संघर्ष की ओर और युद्ध, ठीक है ना। यहाँ से जो है ये 1 खंड है, यहाँ से 2 खंड है। अब हम देखेंगे महासमर। महासमर जो है 8 खंडों में है। महासमर जो है 8 खंडों में है। तो यहाँ से देखेंगे बंधन, अधिकार, कर्म, धर्म, ठीक है ना। ये महासमर का है। अंतराल, प्रश्न, प्रत्यक्ष, निर्बंध, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं अभिज्ञान जो है विषय वस्तु है कृष्ण सुदामा की मित्रता का नया संदर्भ है। इसमें तोड़ो कारा तोड़ो में है, स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है। भाग दूसरा भी है जो इसका, वो स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर ही आधारित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तोड़ो कारा तोड़ो जो है 2 भाग हैं। पहला भाग 1992 में है, दूसरा भाग 1993 में है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम आगे। नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय जो इनका उपन्यास है उसमें राम कथा को लिया है तथा महासमर जो इनका उपन्यास है उसमें महाभारत की कथा को लेकर जो है नए संदर्भ में इन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक है। अब हम आते हैं वीरेंद्र कुमार जैन। वीरेंद्र कुमार जैन जो है अनुत्तर योगी, इनकी जो रचना है अनुत्तर योगी की रचना 4 खंडों में की है। क्वेश्चन आ सकता है अनुत्तर योगी जो है किसकी रचना है या किसका उपन्यास है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वीरेंद्र कुमार जैन का है। देखिए ऐसे ही बीच बीच से क्वेश्चन आ जाता है और हम पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में जो है नहीं रहता है, तो हम यही सोचते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती रहती हूँ कि किसी लाइन को भी आप लोग छोड़िएगा नहीं यहाँ से, ठीक है ना। तो देखिए अनुत्तर योगी जो रचना है वो 4 खंडों में है, जो क्रमशः 4 खंड के जहाँ पे यहाँ पे प्रकाशन दिया गया है। 1974 में प्रथम भाग है, 75 में द्वितीय भाग है, 78 में तृतीय भाग है, 81 में चतुर्थ भाग है। तो ऐसे याद रखिएगा 74, 75, 78, 81, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखेंगे वीरेंद्र कुमार जैन कृत अनुत्तर योगी जो है महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है, ठीक है। वीरेंद्र कुमार जैन की जो रचना है अनुत्तर योगी उपन्यास जो है इनका, वो महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। अब हम आते हैं शरद पागरे की महत्वपूर्ण कृतियाँ। पहला है गुलरा बेगम, गंधर्व सेन बेगम जैनावादी, ठीक है। इनके 3 उपन्यास हैं ये, आप लोग ध्यान रखिएगा, गुलरा बेगम, गंधर्व सेन और बेगम जैनावादी। तीनों का विषय वस्तु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गुलरा बेगम जो है शहजादा खुर्रम और गुलरा बेगम की प्रेम कथा का चित्रण है इसमें। गंधर्व सेन में उज्जैनी नरेश गंधर्व सेन के रोमांस एवं शौर्य का चित्रण है। उसके बाद बेगम जैनावादी में जो है नित्यांगना जैनावादी और मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रेम कथा का चित्रण है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आएंगे अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास एवं उपन्यासकारों पे। सबसे पहले रघुवीर शरण मित्र, आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले रघुवीर शरण मित्र को, इनको हम देखिए हिस्ट्री के माध्यम से याद कर सकते हैं। रघुवीर शरण के उनकी शरण में जो जाता है, रघुवीर के शरण में जो जाता है वो जो है आग पानी ढाल की तलवार से बच जाता है, ठीक है। आग और पानी और ढाल की तलवार से बच जाता है। उसको जो है ओस की जो बूंदें हैं वो पहली हार नहीं लगती है, ठीक है। ओस की जो बूंदें हैं पहली हार नहीं लगती है। उजला कफन जो है रघुवीर के शरण में जो जाता है, इसको जो है ट्रिक देखिए ऐसे याद रखिएगा। रघुवीर शरण मित्र के शरण में जो जाता है उसका जो है वो जो है आग पानी से बच जाता है, ढाल तलवार से बच जाता है
उसको अपना आया हुआ हर दिन, उसका अपना आया हुआ हर दिन जो है ओस की बूंद की तरह लगता है और उजले कफन की तरह वो पहला हार नहीं मानता। ठीक है, ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद पहली हार तक हो गया, कफन नहीं। उसके बाद जो वहीं पे जो है राख की दुल्हन, फिर जो है वहीं पे राख की दुल्हन आती है कांपती आवाज़ में। इसको जोड़ लीजिएगा, राख की दुल्हन कांपती आवाज़ में आती है। कहती है दिन रोया और रात हंसी। कहती है मुझ पे तो, मैं तो रघुवीर सहाय के चरण में ही रहती हूँ, लेकिन तो मेरा तो, कांपती आवाज़ में कहती है, मेरा तो दिन रोया और रात हंसी। तब का तेज रूप के जाले हो गए हैं, प्यास और सोले मेरे सामने भटकते रहते हैं। ठीक है, सोने की राख पर बलिदान देने का मन कर रहा है मेरा। रंग बिरंगे चेहरे जो है सदा सदा के लिए प्रश्न बन गए हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अब है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इनका एक ही है, बेकली का मज़ार एक ही है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1957 में, ध्यान रखेंगे। अब है शिव सागर मिश्र। शिव सागर मिश्र का है यहाँ पे। शिव सागर मिश्र का दो ही है, राज तिलक और मगध की जय। ठीक है ना, मगध की जय आप लोग ध्यान रखेंगे। शिव सागर मिश्र मगध की जय करके आए तो इनको राज तिलक लगा। ठीक है, अब आते हैं मनु शर्मा। ये भी इम्पोर्टेंट उपन्यासकार हैं मनु शर्मा। इनके सभी उपन्यास देखिए बहुत आसान है इनके। ठीक है, द्रौपदी की आत्मकथा, द्रोणाचार्य की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, अभिशप्त की कथा, शिवाजी का आशीर्वाद, कृष्ण की आत्मकथा 8 भाग में है, गांधारी की आत्मकथा 2004। ठीक है, तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं राम कुमार भरमर पे। राम कुमार भरमर का है फौलाद का आदमी कांच का घर। जो है राम कुमार भरमर कहते हैं फौलाद का आदमी जो है मेरे कांच के घर को तोड़ दिया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी का देखेंगे, महाकवि कालिदास की आत्मकथा। इनका है महाकवि कालिदास की आत्मकथा। यहाँ पे होगा महाकवि। ठीक है, उसके बाद है आनंद शर्मा। आनंद शर्मा का है इतिहास के नुपुर, रस कपूर, एक और भीष्म, नरवद सुपयार्दे और है अमृत पुत्र। ठीक है, अमृत पुत्र है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे है अमृत पुत्र 2006 में। बच्चन सिंह का देखेंगे, बच्चन सिंह का है सुतो व सुतो पुत्र व पांचाली। सुतो व सुतो पुत्र व पांचाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मायानंद मिश्र का है प्रथम शैलपुत्री च मंत्र पुत्र पुरोहित। अब हम आते हैं फणीश्वर नाथ रेणु पे। अब देखेंगे हम फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यासकार के जन्मदाता माने जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं, कौन माने जाते हैं, तो नाम ये ध्यान रखेंगे आप लोग, फणीश्वर नाथ रेणु। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, इनका पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, नागार्जुन जो है इनकी, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है, आंचलिक उपन्यासकार के जन्मदाता फणीश्वर नाथ रेणु, लेकिन रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार अगर पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे वैद्यनाथ मिश्र यानी नागार्जुन है। ठीक है, अब हम नागार्जुन के उपन्यास यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इनका उपन्यास है वैद्यनाथ मिश्र यानी नागार्जुन का रथनाथ की चाची। इनको इसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा। नागार्जुन कहते हैं रथनाथ की चाची को कहते हैं, रतिनाथ की चाची को कहते हैं, रतिनाथ की चाची जो है बलचनवा से कहती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रतिनाथ की चाची बलचनवा से कहती है कि नई पौध लगाओ कहाँ पे, बटेश्वर नाथ के यहाँ। ठीक है, रतिनाथ की चाची बलचनवा से कहती है नई पौध लगाओ बाबा बटेश्वर नाथ के यहाँ। तभी वरुणा के बेटे, वरुणा होगा यहाँ पे, वीरुड़ा नहीं है। ठीक है, वरुणा के बेटे दुखमोचन देख लेता है और उग्रतारा हो जाता है यानी गुस्सा आ जाता है, उग्रतारा हो जाता है। फिर वो कहाँ जाता है, उग्रतारा होकर जो है जाता है हीरक जयंतिया के पास। ठीक है, हीरक जयंतिया के पास जाता है। हीरक जयंती के पास जाकर जो है कहता है, उसका हीरक जयंतिया का एक रहता है जमुनिया के बाबा। ठीक है, जमुनिया के बाबा को कहता है कि जमुनिया के बाबा इमरतिया जो है पारो और गरीबदास के साथ चली गई है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा।
ये सारे उपन्यास जो है नागार्जुन के हैं, तो ध्यान रखेंगे। रत्नाथ की चाची बलचनवा से कहती है कि नई पौध लगाओ बटेश्वर बाबा के यहाँ। तभी बरुआ के बेटे दुखमोचन देख लेता है और उग्रतार हो जाता है, यानी गुस्सा हो जाता है। फिर हीरक जयंती को लेकर जो है जमुनिया के बाबा के पास जाता है और इमरतिया से कहता है कि पारो गरीबदास हो गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बीच में थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया है। ठीक है, लास्ट में जो मैंने ट्रिक बताया उसको ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन ने पारो की रचना मूलतः सन 1946 ईस्वी में मैथिली भाषा में किया था, जिसका हिंदी में रूपांतरण वे सन 1975 में करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन ने पारो की रचना 1946 में किया था, किस भाषा में? मैथिली भाषा में। फिर जिसका इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया सन 1975 में। ठीक है, पहले जो है मैथिली भाषा में था, बाद में इनका हिंदी रूपांतरण करते हैं। अब हम आते हैं देवेंद्र सत्यार्थी पर। देवेंद्र सत्यार्थी के मूल आंचलिक उपन्यासकार ये भी माने जाते हैं, देवेंद्र सत्यार्थी भी। इनका उपन्यास है रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र। देवेंद्र सत्यार्थी जो है रथ के पहिए पे कठपुतली को लेकर जा रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी पे। वहीं पे जो है दूध गाछ के अपने वो छिड़काव किया इन्होंने। उसके बाद से कहे कथा कहो उर्वशी तेरी कसम सतलुज, कथा कहो उर्वशी तेरी कसम सतलुज। ठीक है, ये सारे उपन्यास जो हैं इनके देवेंद्र सत्यार्थी के हैं, ध्यान रखेंगे। देवेंद्र सत्यार्थी जी ने 3 उपन्यास कठपुतली के धागे, दूध गाछ, कथा कहो उर्वशी, काला जगत को समर्पित किया है। ठीक है, इनके ये जो 3 उपन्यास हैं ना, ये किसको समर्पित हैं? काल जगत को। ठीक है, कला जगत को, काल जगत को कह रही हूँ, सॉरी, कला जगत को। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आते हैं फणीश्वरनाथ रेणु, ये भी आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है ना, आंचलिक उपन्यासकार को इकट्ठे आप लोग नाम याद कर लीजिएगा, कहीं लिख के रख लीजिएगा, ताकि याद है तो अच्छी बात है। इनके उपन्यास देखिए, मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु का है मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा, मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस जो है, जुलूस से लीजिएगा, जुलूस जो है कितने चौराहे पे जुलूस निकला, पलटू बाबा रोड, राम रतन राय। ठीक है, कमी है, आसानी से याद हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इसका विषय वस्तु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। आगे देखेंगे। अज्ञेय ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। अब ये जो है ये कथन दे देगा और पूछेगा किसने कहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, अज्ञेय का कथन है ये। ठीक है ना, ये किसके उपन्यासों के लिए कथन है? फणीश्वरनाथ रेणु के लिए। फणीश्वरनाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। ठीक है, अगले उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, ये जो है राजनीतिक व्यंग एवं आंचलिक का मिश्रण उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है ना, श्रीलाल शुक्ल जो है राजनीति, व्यंग एवं आंचलिकता का मिश्रण उपन्यास जो है इनके उपन्यासों में मिलता है। इनका है देखिए, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं। ठीक है, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। ये सभी उपन्यास जो हैं इनके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूनी घाटी का सूरज है प्रतिभाशाली उच्चवर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा है। अज्ञातवास एक व्यक्ति अपनी पत्नी के क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण है। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है, आप सभी को पता है। सीमाएं टूटती हैं अपराध एवं रोमांस मिश्रित एक कहानी है इसमें। मकान उपन्यास में संगीतज्ञ बाबू का मकान के लिए अफसरों की खुशामद का चित्रण है। पहला पड़ाव भवन बनाने मजदूरों को शोषण का चित्रण है। विश्रामपुर के संत का विषय वस्तु है राजनीति पुरुषों के पाखंड का चित्रण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये देखिए यहाँ पे जो है ये गलत है, इस बुक में एक ये गलत दिया गया है, 2011 नहीं है, ये 2009 है। ठीक है ना, 2009 में दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं बलभद्र ठाकुर जो है ये भी आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके उपन्यास है, बलभद्र ठाकुर जो है कहते हैं सॉरी
सॉरी वो स्क्रीनशॉट थोड़ा सा दब गया, मुझे लगा वीडियो चला गया है ना, माफ़ करेंगे आप लोग। देखिए बलभद्र ठाकुर का जो है मुक्तावली, नेपाल की बेटी, देवताओं की, देश में घने और बने, ठीक है ना। बलभद्र ठाकुर के जो है कहते हैं मुक्तावली जो है नेपाल की बेटी है, देवताओं के देश में रहती है, घने और बने हैं उसके, ठीक है। लहरों की छाती पर, ठीक है। ये सारे उपन्यास जो हैं किसके हैं? बलभद्र ठाकुर के हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आएंगे शैलेश मटियानी के जो है उपन्यास यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। पहला उपन्यास है इनका शैलेश मटियानी का, बोरीवली से पोरबंदर तक, कबूतर खाना, किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई का, ठीक है। इसको इसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। शैलेश मटियानी जो है बोरीवली से पोरबंदर तक कबूतर खाने देखते हुए जाते हैं, कहते हैं ये तो किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई का है। वहीं पे हवलदार बैठा होता है, कहता है तिरिया भली न गाँठ की चिठरी सैन, तिरिया भली न गाँठ की, यहाँ पे तो चिठरी सैन है, चौथी मुट्ठी बारूद और बलूची, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ट्रिक जो है कई ट्रिक बनेगा यहाँ पे, तो आप लोग इसको ऐसे याद रखिएगा। मुख सरोवर के हंस एक मुठ सरसों, मुख सरोवर हंस एक मुठ सरसों। आगे है कोई अजनबी नहीं, दो बूंद जल, दो सुखों का एक सुख, भागे हुए लोग पुनर्जन्म के बाद जल अतरंग, बर्फ गिर चुकने के बाद उगते सूरज के किरण, छोटे छोटे पंक्षी, रामकली, सर्पगंधा, आकाश कितना अनंत है, उत्तरकांड, डेरे वाले, सवित्री, गोकुली, गोपुली और गफूरन, ठीक है। 52 नदियों का संगम, अर्धकुंभ की यात्रा, मुठभेड़, नागवल्लरी, माया सरोवर, चंद औरतों का शहर। ये सारे उपन्यास जो हैं किसके हैं? शैलेश मटियानी के हैं। 4 से 5 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आएगा क्वेश्चन तो जो है आपका गलत नहीं होगा। अब देखेंगे राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी जो हैं त्रिशित आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, ठीक है। त्रिशित आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनका है सूरज किरण का छाँव। राजेंद्र अवस्थी जो है सूरज किरण के छाँव में बैठे रहते हैं। सूरज किरण का छाँव जो है कैसे होगा? वो जंगलों के फूल होते हैं ना, जंगलों के फूल जो है उसके ऊपर सूरज किरण का छाँव पड़ता है, ठीक है। वहीं बैठे होते हैं जंगलों के फूल। उसके बाद से जो है आप इसको ध्यान रखिएगा, देखते हैं कि उतरते ज्वार की सीपियाँ, ठीक है। वहीं पे देखते हैं कि उतरते ज्वार की जो है सीपियाँ इनको दिखती हैं। कहते हैं जाने कितनी आँखों से मैंने जोड़ा है, जाने कितनी आँखें, आप ध्यान रखेंगे, जाने कितनी आँखों से बहता हुआ पानी है, शहर बीमार है, यानी बीमार शहर है, बीमार शहर से अकेली आवाज़ आ रही है। क्या आवाज़ आ रही है बीमार शहर से? अकेली आवाज़। मछली बाजार, एक रजनीगंधा चोरी हो गया, ठीक है। ऐसे आप लोग याद करिएगा। आगे बढ़ेंगे। रामदरस मिश्र जो है आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके उपन्यास है पानी का प्राचीर, जल टूटता हुआ। कहते हैं पानी के प्राचीर पे जल टूटता हुआ मैंने देखा। बीच का समय था, सूखा हुआ तालाब था। वहाँ पे जो है सूखा हुआ तालाब था। अपने लोग जो है रात का सफ़र कर रहे थे, ठीक है। ध्यान से इसको पढ़िएगा। रामदरस मिश्र के उपन्यास है सारे। कहते हैं पानी के प्राचीर में जल टूटता हुआ था, बीच का समय था, सूखा हुआ तालाब था। वहीं पे सूखे हुए तालाब पे अपने हुए लोग जो है रात का सफ़र कर रहे थे। रात के सफ़र में आकाश जो है उनकी छत थी। रात के सफ़र में आकाश जो है उनकी छत थी। बिना दरवाजे का उनके पास मकान था, बिना दरवाजे का मकान था। दूसरा घर ही नहीं था उनके पास, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, दूसरा घर ही नहीं था। थकी हुई सुबह तक, यानी थकी हुई सुबह तक जो है 20 बरस, थकी हुई सुबह जो है उनको 20 बरस लगने लगा, ठीक है। थकी हुई सुबह जो है उनको 20 बरस लगने लगा, ठीक है। यहाँ तक जो है मैंने लिया था। इसके आगे जो है अभी और उपन्यास बचे हैं, तो इसके आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। और इससे संबंधित जो है जो मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को, इससे संबंधित जो है मैं आपको नेक्स्ट डे जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी। तो आप लोग तैयार रहिएगा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और विश्वास बनाए रखिएगा, ठीक है। और अपना साथ भी।